हेलो एवरीवन। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आज डिस्कस करने वाले हैं CAPF पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 का इम्पोर्टेंस आपको तो पता है, 200 मार्क्स के लिए पूरा पेपर आता है। लेकिन इन 200 मार्क्स में से टोटल 80 मार्क्स 80 मार्क्स फॉर एसेज। तो 80 मार्क्स एसे राइटिंग के लिए है। तो एसे राइटिंग तो काफ़ी अहम सब्जेक्ट बन जाता है हमारे लिए। लेकिन दोस्तों बहुत सारे आप में से लोग हैं कि उनको ऐसे राइटिंग में कुछ दिक्कतें आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है। सो दे फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन ऐसे राइटिंग। सो वी आर हेयर टू इंट्रोड्यूस यू हाउ टू राइट एन ऐसे, हाउ टू राइट एन ऐसे एंड इफेक्टिव ऐसे। सो हम ऐसे में गुड मार्क्स ला सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जैसे हमारे पेपर 1 में मार्क्स हम लाते हैं, मतलब हम जनरल स्टडीज पूरा पढ़ते हैं और उसके बेस पे हम अच्छे मार्क्स लाते हैं। लेकिन पेपर 2 में उतना परफॉर्मेंस हमारा नहीं रहता। तो पेपर 2 टोटली मैं कैसा कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि पेपर 1 पे रिलेटेड है। पेपर 2 इज़ टोटली रिलेटेड टू पेपर 1 बिकॉज जो भी आप पेपर 1 में पढ़ते हो जनरल स्टडीज़ के बारे में, तो हम उसका एप्लीकेशन पेपर 2 में कर सकते हैं, स्पेशली ऐसे राइटिंग में। हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बता दें कि पूरा ऐसे का जो सिलेबस है, ऐसे का जो सिलेबस है, तो यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में क्या दिया है, तो उसके बारे में पहले से हम पहले पढ़ेंगे। तो देखिए ऐसे में यूपीएससी ने दिया है कि ऐसे क्वेश्चंस, जो ऐसे के क्वेश्चंस हो गए, विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म। लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म में आपको लिखने हैं एंड आइदर हिंदी और इंग्लिश, आपको हिंदी और इंग्लिश में लिखना है। टोटलिंग 80 मार्क्स आउट ऑफ 200, 80 मार्क्स ऐसे के लिए है। द इंडिकेटिव टॉपिक्स आर, देखिए हमें सिलेबस यहाँ बता रहा है कि इंडिकेटिव टॉपिक्स मीन्स ऐसे के टॉपिक कौन से होंगे, तो वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की बात बनती है क्योंकि फोर्स ही ऐसी CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। सिक्योरिटी के बेस पे ऐसे होते हैं एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज, जो कि जो भी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं हमारे इंडिया में हो या पूरे वर्ल्ड वाइड में, तो उसके ऊपर भी कुछ टॉपिक्स होते हैं। एंड लास्टली एनालिटिकल एबिलिटी। आपकी एनालिटिकल एबिलिटी कैसी है वो भी ऐसे में चेक की जाती है। ये है हमारे इंडिकेटिव टॉपिक्स। तो इस पे आपको पूरा ध्यान देना है, इसे आपको मिस नहीं करना है। ये टॉपिक्स आप स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हैं स्क्रीन का, और उसके बेस पे आप प्रिपेयर करिए। दोस्तों ये हुई सिलेबस की बात। हम थोड़ा आंसर शीट के बारे में देखते हैं कि यूपीएससी के इस पेपर 2 में आंसर शीट कैसी होती है। आप लोगों में से कई लोग होंगे कि जिन्होंने देखी होंगी, कई लोगों ने तो इससे पहले भी अटेम्प्ट किया होगा, और जो लोग नए होंगे तो उनको देखिए मैं दिखाता हूँ आंसर शीट कैसी होती है। दोस्तों यूपीएससी का आंसर शीट का पेपर ऐसा होता है एंड ये पूरा मतलब हमारा क्वेश्चन पेपर तो अलग रहता ही है, उसमें पूरे क्वेश्चंस प्रिंट होते हैं। लेकिन ये जो आंसर शीट होती है उसमें पूरे क्वेश्चंस प्रिंट होते हैं यहाँ पे। और जैसे कि हमें ऐसे को मतलब ऐसे के 6 टॉपिक्स रहते हैं, उसमें से हमें 4 टॉपिक्स चूज़ करने पड़ते हैं, कौन से भी 4। तो ये पूरे के पूरे 6 आंसर शीट में प्रिंटेड होते हैं, और हर ऐसे के टॉपिक पे मतलब ऐसे ऊपर ऐसे का टॉपिक प्रिंट होता है। एक मान लो ये एक स्पेसिमेन दिया है यूपीएससी ने, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में से C नंबर का एक सब क्वेश्चन है, तो वो टॉपिक क्लियरली मेंशन है यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में, एंड इसके नीचे आपको आंसर लिखने हैं। दोस्तों एक बात आप ध्यान में रखिए, यूपीएससी ने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो कैंडिडेट ये अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये रेखा के बाहर नहीं जाए, मतलब उनका आंसर राइटिंग इन दोनों रेखा के बीच में ही होना चाहिए। अगर उसके बाहर जाते हो तो कुछ मार्क्स की कटौती हो सकती है उसमें से, तो ये ध्यान में रखना।
और हम आंसर शीट के और बारे में बात करेंगे कि जैसे हमें वर्ड लिमिट दिया है यूपीएससी ने ऐसे के बारे में, तो हमें हर एक ऐसे 300 के आसपास मतलब 300 वर्ड्स में लिखना है, 300 कीवर्ड्स। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मतलब यहाँ पे नीचे जो है पेजेस ज़्यादा दिए होते हैं, किसी का हैंडराइटिंग छोटा है किसी का बड़ा है, तो उस हिसाब से हर कोई एडजस्ट कर सकता है। 4 से 6 पेजेस ब्लैंक दिए होते हैं हर एक टॉपिक के नीचे। तो ये बात हुई आंसर शीट की। हम आते हैं अब एक्चुअल एसे के टॉपिक पे बात करेंगे। एक्चुअल एसे क्या होता है, कैसे करना है, कैसी स्ट्रैटेजी रखनी है और 80 में से मैक्सिमम मार्क हम कैसे ला सकते हैं। तो देखिए हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के थ्रू जाएंगे, मतलब डिकोडिंग थ्रू क्वेश्चंस। हर एक किसी कैंडिडेट को क्वेश्चंस मन में आता है कि ऐसे का एक ऐसे होगा, कैसे लिखना है, क्या करना है, कौन से टॉपिक्स पे क्या क्या लिखना है, एग्जांपल्स कैसे डालनी है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके मन में। तो हम जो बेसिक क्वेश्चंस कैंडिडेट को मन में आते हैं तो उसके बेस पे हम बात करेंगे। देखिए पावरफुल ऐसे लिखना है हमें, और उसके लिए हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत मायने रखती है। वो कैसे, देखो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एन ऐसे, व्हाट इज़ एन ऐसे, ऐसे क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे होता है एक लिटरेरी फॉर्म होता है, एक साहित्यिक सब्जेक्ट होता है, लिटरेरी फॉर्म होता है। मान लो आप कोई स्टोरी पढ़ते हो, कोई आर्टिकल पढ़ते हो, या कोई मान लो कि फिक्शनल चीज़ें पढ़ते हो, तो उसमें कैसा होता है कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी विजुअलाइज की होती है, या कुछ चीज़ों का पूरी तरह से एनालिसिस किया होता है, डिस्क्रिप्टिव कुछ चीज़ें दी होती है, तो एक हमारा इंटरेस्ट उसमें बना रहता है। तो ऐसे का वही है कि एक लिटरेरी फॉर्म है और हमें सिर्फ एक्सप्रेस होना है। और एक्सप्रेस कैसे होना है, एवरीथिंग एनीथिंग, आपको हर तरह से एक्सप्रेस होना है, हर तरह तक हर दिशा में आपको एक्सप्रेस होना है। ऐसा कोई लिमिट नहीं है। ऐसे ऐसे का मतलब है अनएंडिंग, ऐसे का मतलब है अनएंडिंग, अनएंडिंग टॉपिक। तो आपका विचार जहाँ तक जाता है उस ऐसे के टॉपिक पे आप तब उस दिशा में लिख सकते हो। तो देखिए हमारा तो पहला क्वेश्चन हो गया। दोस्तों थोड़ी हिंदी समझ लेना क्योंकि थोड़ा हिंदी एक्सेंट मेरा अच्छा नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू में हम देखते कि हाउ टू राइट एन ऐसे। हमें तो पता चला कि ऐसे क्या होता है, लेकिन ऐसे लिखना कैसे है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है कि ऐसे लिखना ही कैसे। तो भाई ऐसे लिखना दिक्कत आती है तो क्यों ना हम थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे टॉपिक से शुरू करें। अगर मान लो कि इंडिया बस इतना ही टॉपिक दिया है आपको, तो लिख लो ना उसके बारे में 10-20 सेंटेंस लिख लो। आपके मन में जो जो चीज़ें आती है कि इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कैसे उसकी डाइवर्सिटी है, कैसे फूड हैबिट्स है, कैसा जोग्राफिकल उसका एक्सप्लोरेशन है, कैसे हिस्टोरिकल उसको एक हिस्टोरिकल हिस्ट्री है उसकी। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। इंडिया का कैसा अग्ररियन बेस है। मैं तो एक एग्ज़ाम के तौर पे बता रहा हूँ। मान लो कोई हम एक टॉपिक लेते हैं कि मॉनसून सिर्फ टॉपिक आया है और आपको सिर्फ एक कीवर्ड दिया है, तो मॉनसून पे आपको जो जो सोचता है वो लिखिए। कोई कोई कैंडिडेट ऐसा लिखा कि अरे मानसून आता है तब मुझे पोइट्री सूझती है और मैं पोइट्री लिख लेता हूँ, तो उस हिसाब से कोई रोमांटिक ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है। कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि आपको टॉपिक क्या दिया है, और टॉपिक को हम हर तरह से हर डायमेंशन से लिख सकते हैं। मान लो 360 डायमेंशन में लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके मन में अगर फियर है अभी राइट नाउ, जो लोग अभी 2020 को दे रहे हैं और जो 21 को भी दे रहे हैं, तो
आप लोगों को मैं एक बेसिक बताऊंगा कि आपको ऐसे लिखने में फियर हो रही है, आपको पेन उठा के एक शब्द भी लिख नहीं जा रहा, तो आप बेसिक कोई भी एक कीवर्ड लिखे, जैसे हो ट्री, पेड़। तो ट्री को देख के आपको क्या क्या लगता है, तो उसके बेस पे आप 10 12 20 कितने भी हो सेंटेंस लिख लो और खुद ही एनालिसिस कर लो कि आपने उस पे कैसे लिखा है, आप कैसे एक्सप्रेस हुए हो। तो एक ये जो चीज़ मैंने बताई है ये बेसिक है, जो लोगों को फियर है लिखने में तो लिख सकते हो। और ऐसे के जो बेसिक रूल्स हैं वो आप पढ़ सकते हो कि मतलब ऐसे में क्या क्या होना है, कैसा फॉर्मेट रहता है और कैसे ग्रामेटिकल वगैरह वो तो है, मैं आगे भी बताऊंगा आपको। ठीक है, ये बेसिक हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंग्वेज इन ऐसे। तो ऐसे में लैंग्वेज क्या होती है, हम CAPF की बात कर रहे हैं। तो CAPF में हमें यूपीएससी ने 2 ऑप्शन दिए, यू कैन राइट आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। सो यू हैव टू राइट इन एनी वन दिस लैंग्वेज, जो कि जो भी आपके अटेंडेंस शीट में मेंशन है तो आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हो। और ये लैंग्वेज का चॉइस आपने जब फॉर्म भर रहे थे आप तो तब आपने चूज़ किया था, तो ये लैंग्वेज तो आपको उसमें लिखने हैं। ठीक है, अब मेन पॉइंट आता है हाउ टू चूज़ टॉपिक। दोस्तों आपको 6 टॉपिक दिए होते, उसमें से 4 तो आपको चूज़ करने होते। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम मतलब 2 या 3 टॉपिक चूज़ करने में आती नहीं, लेकिन प्रॉब्लम आती है 1 और 2। मतलब आपने 2 टॉपिक चूज़ किए 6 में से, लेकिन बाकी जो 4 बचे हैं उसमें से 2 टॉपिक चूज़ करना आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है, क्योंकि हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हर चीज़ में नहीं रहता, कुछ चीज़ों में रहता होगा, लेकिन इन चीज़ों में अगर एरिया हमारा इंटरेस्ट नहीं तो हमें दिक्कतें आती हैं। लेकिन हमें क्या करना है, देखो टॉपिक चूज़ करते समय हमें एक क्वेश्चन खुद से पूछना है कि अगर AXY से टॉपिक है तो ये टॉपिक मुझे कंफर्ट है या नहीं। अगर कंफर्ट है, उसका आंसर यस आता है तो गो फॉरवर्ड। और उसके साथ आप दूसरा क्वेश्चन उससे पूछिए, ये टॉपिक पे मुझे कितना ज़्यादा पता है, कितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, कितनी जानकारी है, और उस जानकारी को मैं कैसे अगर लिख पाता हूँ या नहीं। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई फियर लग रही है कि ये टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट है, उसके बारे में कीवर्ड्स अच्छे नहीं, मेरे पास एग्जांपल नहीं है, या लिखते लिखते कुछ मतलब ठीक से लिख पाऊँगा या नहीं, ये मन में फियर हो सकती है। तो अगर आपके मन में फियर है तो आप इस टॉपिक को चूज़ मत कीजिए। आपको चूज़ करना है आपका इंटरेस्ट, आपका कंफर्ट, आपकी इन्फो, इस बेस पे आपको लिखना है। और आप इस बेस पे अच्छी तरह से लिख सकते हुए खुद से खुद के मन को पूछो और उसके बेस पे ही टॉपिक को चूज़ करो। ठीक है, टॉपिक चूज़ करने के बाद आपके पास आता है कि हमें डायरेक्टली लिखना है। मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारे पास टाइम कम है और मतलब 4 ऐसे भी लिखने हैं, तो हम सीधा लिखने शुरू कर दें या फिर उसका रफ ड्राफ्ट बना दें। तो मेरा ये मानना है कि आप उसका थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें उस टॉपिक पे। सपोज यहाँ पे देखो, ये टॉपिक लेता हूँ मैं कि इंडिया वर्सेस चाइना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया। इंडिया वर्सेस चाइना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया। तो देखिए इंडिया वर्सेस चाइना है, इमर्जिंग इकोनॉमी है इन साउथ एशिया। सो हमें इस टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, तो थोड़ा आप रफ ड्राफ्ट लिख सकते हैं। मान लो इंडिया, तो इंडिया के क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, चाइना के क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और इन दोनों का साउथ एशिया में। सो आपको पता होना चाहिए कि साउथ एशिया कहाँ पे है, तो इंडिया, देन ये पूरा इंडोनेशिया, ये साउथ। सो साउथ एशिया के बारे में पूरा आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग या रफ ड्राफ्ट करना ही होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये रफ ड्राफ्ट आपको एक आपकी ऐसे की दिशा दिखाता है
कि आपका ऐसे शुरू कैसे होगा, आपका थीम क्या होगा मेन, एंड कंक्लूड कैसे करोगे आप। तो थोड़ा सा रब कीजिए। टाइम के बारे में हम आगे बोलते हैं कि टाइम कैसे आपको स्प्लिट करना है ऐसे के बारे में। तो देखो आगे का क्वेश्चन है हाउ टू राइट पावरफुल इंट्रोडक्शन। देखो हमने ऐसे के टॉपिक के बारे में बात की, ऐसे का रफ ड्राफ्ट या ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में बात की। हमें अब ऐसे को एक्चुअल में पेपर में लिखना है, तो हमारा इंट्रोडक्शन तो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखो दोस्तों, हम टीवी पे बहुत सारी ऐड देखते हैं, तो ऐड पे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अट्रैक्ट करती है उसके तरफ। सो यू हैव टू राइट एन इंट्रोडक्शन एज लाइक एडवर्टाइजमेंट। सो एडवर्टाइज जैसे हमें अट्रैक्ट करती है, हमें फेच करती है वहाँ पे, उसी तरह से हमारा इंट्रोडक्शन भी जो एग्जामिनर है, जो आपका पेपर इवेल्यूटर है, तो उसको अट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको ये पावरफुल इंट्रोडक्शन लिखना है। तो उसमें क्या लग सकते हैं, बहुत सारे दोस्तों के मन में डाउट होता है हम क्या कैसे शुरू करें इंट्रोडक्शन। तो उसके रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड आई स्टार्ट ऐसे विथ स्टोरी, कोट, इंट्रोडक्शन या फिर डेफिनेशन। देखिए हमारे पास 3-4 तरीके हैं, हम उस किसी भी एक तरीके से लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन। तो कोई बंदा स्टोरी के थ्रू लिख सकता है। मान लो कि कोई फार्मर सुसाइड का ऐसे आया है और उसके बेस पर कोई एक स्टोरी लिख सकता है किसी फार्मर की, या फिर कोई कोट लिख सकते हैं। मान लो कि कोई डेमोक्रेसी पे ऐसे आया है, तो कोई जाने माने ऑथर है, कोई विचारवंत है, या गांधी जी है, या बहुत सारे लोग हैं जो जिनके बारे में आप कोट लिख सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब कि आपको जो टॉपिक दिया है उसका डायरेक्टली आप इंट्रोडक्शन करके लिख सकते हैं। या फिर डेफिनेशन मतलब आपके टॉपिक में कोई ऐसा कीवर्ड दिया है, तो आप उस कीवर्ड को एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो आप उस कीवर्ड की डेफिनेशन लिख के भी शुरू कर सकते हैं। मन में एक ही चीज़ ध्यान में रखिए कि आपका इंट्रोडक्शन पावरफुल होना चाहिए। इस बेस पे आप इन चारों में से किसी में भी कंफर्ट होना तो आप वो लिख लिए, ठीक है। देखिए आगे का क्वेश्चन, शुड आई यूज़ फैक्ट्स एंड फिगर्स। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि हम फैक्ट्स एंड फिगर बहुत सारे डाल दें तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं या नहीं। देखो जो ऐसे के इवेल्यूटर होते हैं, मतलब चेक करने वाले लोग होते हैं, वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस पीपल होते हैं। सो उनको तो बहुत सारा डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर पता होता है। तो आप जितना सारा डेटा आप पेपर में अगर लिखते हो तो उतनी दिक्कतें आपके पेपर चेक करने में इवेल्यूएटर को आ सकती है। क्योंकि वो ओवर उसमें डेटा और फिगर देखेगा बंदा, तो मतलब उनको लगेगा कि आप ऐसे नहीं लिख रहे, कोई जीएस का आंसर लिख रहे हो। यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि जीएस का आंसर मतलब जो यूपीएससी सिविल सर्विस में हम लिखते हैं जीएस मेंस में, तो उसका आंसर एंड ऐसे अलग अलग चीज़ है। तो ऐसे में हमें एक्सप्रेस होना है, ज़्यादा हमारे खुद के व्यू रखने हैं, खुद का एक्सप्रेशन लिखना है, खुद का डिस्क्रिप्शन लिखना है, मतलब हमें उस टॉपिक पे क्या डिस्क्रिप्टिव सूझता है। तो हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स ज़्यादातर अवॉइड करने हैं। आप थोड़ी बहुत डाल सकते हैं। मान लो कि हमने अभी इंडिया चाइना का इकोनॉमी का देखा टॉपिक, तो उसके बारे में लिख सकते कि साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्री इंडिया के फेवर में है और कौन कौन सी कंट्री चाइना के। ये थोड़ा बहुत आप फिगर डाल सकते हैं, या फिर इकोनॉमी की थोड़ी बहुत स्टैटिस्टिक्स आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई कि फैक्ट्स एंड फिगर की। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है कि अगर हम एक्चुअल में जब ऐसे लिखते हैं तो उसमें आता है कि इंटरलिंकिंग पैराग्राफ्स। तो जब हमने एक पैराग्राफ लिखा, आगे का एक पैरा हुआ, उसके बाद ये पैरा, मतलब आप आपके ऐसे में पैराग्राफ कितने हो, ये भी एक क्वेश्चन है। तो पैराग्राफ आपका तो एक पैरा मान लो कि 6-7 लाइन का होना चाहिए। तो उस पैरा को, उन 2 पैराग्राफ को आपको इंटरलिंक कैसे करना है। तो हमने पहले बात की कि हमारा ऐसे जो है 360 डायमेंशन में होना चाहिए। तो मान लो एक चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है,
तो उसके बेस पे ही आगे की चीज़ शुरू होनी चाहिए। जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो कि हमने यहाँ पे एंड किया कि अगर फार्मर के लिए कोई ऐसे है तो मतलब सोचते हैं कि ज़्यादा हम फसल उगा सकते हैं या उगाए, उसके लिए ज़्यादा खाद डालें या ज़्यादा फर्टिलाइज यूज़ करें। तो ये बात हुई इस पैरा में। तो अगला पैरा हमारा ये होना चाहिए कि फार्मर के लिए, यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि फार्मर के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट फार्मर का डबलिंग इनकम 2022 के में सोच रही, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप ले रही है गवर्नमेंट हमारी। तो ये हुई लिंकिंग हमारी, मतलब फार्मर की साइड में क्या व्यूज़ हैं हमारे, एंड उसके लिए गवर्नमेंट के साइड से हमारे पास क्या व्यूज़ हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उस बेस पे आप इंटरलिंकिंग पैराग्राफ, और इसका एक मेन बेस है कि आप जब स्टोरी पढ़ते हो तो स्टोरी पढ़ते पढ़ते आपको पता ही नहीं चलता कि कब स्टोरी ख़त्म हुई। तो हमारा ऐसे भी वैसे ही लगना चाहिए कि हम स्टोरी ही लिख रहे हैं, मतलब हमारी जो इवेल्यूएटर है उसे लगना चाहिए कि इस बंदे ने तो हम पूरी स्टोरी ही लिखी है और कब वो लास्ट तक आया पता ही नहीं चला, और वो जाते जाते आपको बहुत अच्छे मार्क दिए। अगर 20 में से 10 को मार्क्स भी दिए ना तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है हाउ टू कंक्लूड ऐसे। देखिए ऐसे में हमें 300 वर्ड्स में लिखना है, तो ज़्यादा हमें यहाँ तो स्कोप नहीं है। लेकिन हमें इंट्रोडक्शन में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारी जो मेन बेस थीम होती है ऐसे की, उसमें ज़्यादा हमें एक्सप्रेस होना है। तो हमारे जो जो भी व्यूज़ हैं उसमें डालने हैं, लेकिन हमारा ऐसे कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए, कंक्लूड अच्छा होना चाहिए। हमारा कंक्लूजन ऐसे का एक एक पैरा हो तो भी चल सकता है, लेकिन वो कंक्लूजन हमारा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, एंड वेरी पॉजिटिव माइंड में होना चाहिए। कि हमें लास्ट में ये बताना है कि ओवरऑल आपने जो टॉपिक में लिखा है ऐसे में, तो एग्जामिनर जो इवेल्यूएटर है तो उसे पता होना चाहिए कि इस बंदे को वो टॉपिक समझ में आया है, एंड ये लास्ट में जो कंक्लूड कर रहा है इसमें से कुछ ना कुछ आउटपुट्स वो खुद प्रिडिक्ट कर रहा है, खुद पॉजिटिव वे में देख रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कंक्लूजन में। सो आगे का क्वेश्चन है, देखो ग्रामर एंड वोकैबुलरी। बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट होता है कि हमें ऐसे में ग्रामर कैसे होना चाहिए एंड वोकैब। बहुत सारे बंदे ऐसे सोचते हैं कि हमारी इंग्लिश तो वीक है तो हम कैसे लिख पाए, या हमारी हिंदी वीक है तो कैसे कीवर्ड्स अच्छे से डाल दें। तो यहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं है कि आप बहुत अच्छी वोकैब यूज़ करें। आपके पास जो भी कीवर्ड्स हैं, वोकैब है, तो आप उसे अच्छी तरह से लिख लें। उसमें से एक ही आपसे एक्सपेक्ट है, वो है कि आप जो सेंटेंस लिख रहे हो उसका अच्छे तरह से मीनिंग निकलना चाहिए, मीनिंगफुल आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, बस वही आपसे एक्सपेक्ट करती है यूपीएससी। एंड रही बात ग्रामर की, तो यहाँ पे थोड़ा ग्रामर का आपको रूल याद रखना चाहिए, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपसे नहीं होनी चाहिए। सो अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, क्योंकि ऐसे ए लिटरेरी फॉर्म है और उसमें मिस्टेक्स अलाउड नहीं है। सो ये चीज़ ध्यान में रखिए। आगे हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन, जैसे वर्ड लिमिट मैंने शुरू में बता दिया कि आपको एक ऐसे 300 वर्ड्स में लिखना है। ऐसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पेपर में दिया होता है। लेकिन दोस्तों आपके पास टाइम तो बहुत कम होता है, और आप अगर मतलब ऐसे को आपको बहुत टाइम कम भी मिलता है तो आप अराउंड 275 कीवर्ड्स में भी लिख सकते हो ऐसे। उसमें कोई बात नहीं, मतलब उसका ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो ये बात में ध्यान रखिए। और अगर किसी का एक्सीड भी होता है वर्ड लिमिट, तो मतलब 325 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिए। एंड आगे वाला देखिए क्वेश्चन, शुड आई रिव्यू माई एसे? यस डेफिनेटली यू शुड। क्योंकि देखो दोस्तों टाइम तो बहुत कम होता है, लेकिन हमें
1 या 2 मिनट लेने चाहिए पूरा ऐसे रिव्यू करने के लिए हमने टाइटल लिखा है या नहीं। जैसे मान लो कि हमारी ये आंसर शीट है और हमने टाइटल लिखा है। टाइटल खुद को लिखना होता है, मतलब खुद लिखे तो अच्छा होता है, क्योंकि टाइटल ऊपर तो प्रिंट होता है जैसे मैंने पहले आंसर शीट में लिखा है, लेकिन हमें खुद को पेन से लिखना होता है। और आप रिव्यू करते समय इस टाइटल को बॉक्स कीजिए एंड आप देखिए कि क्या क्या मिस्टेक्स हुए हैं या नहीं। मतलब कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको दिख रही है या फिर कहीं पे आपका कीवर्ड गलत हुआ हो और उसको एक सिंगल स्ट्रिक कीजिए, मतलब उसे काट दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा उसे घिसिए मत, ऐसे मत कीजिए क्योंकि वो बैड इम्प्रेशन होता है। तो आपको आपका ऐसे रिव्यू करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड रिव्यू में मैं एक बात बताऊंगा, अगर मान लो आपका ऐसे यहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पे आपका ख़त्म हो, तो लास्ट में एक ऐसी लाइन ड्रॉ कीजिए और नीचे का जो पोर्शन बचा है ब्लैंक, तो उसे क्रॉस ऐसा काट दीजिए। ठीक है, पेन से एक लाइन ड्रॉ कीजिए क्योंकि वो एक अच्छा साइन होता है। तो ऐसे का रिव्यू का तो हो गया। तो उसके बाद है अंडरलाइन। शुड आई अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स? यस डेफिनेटली, क्योंकि एक अच्छा साइन होता है कि मान लो आपने ऐसे लिखा और बीच में कोई किसी का कोट लिखा है, तो कोट को आप अच्छी तरह से हाईलाइट करते हो तो जो पेपर चेक कर रहा है बंदा, तो उसे लगता है कि ये कैंडिडेट को टॉपिक की अच्छी समझ है और उस समझ पे एक कैंडिडेट हमें बताना चाहता है कि उसको पूरे टॉपिक में कैसे अंडरस्टैंडिंग हुई है और उसके बेस पे उसने कैसे क्या क्या लिखा है। एंड मान लो कि कोई अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या फिगर हो तो आप उसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं कीवर्ड्स को, तो एक अच्छा साइन होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। शुड आई राइट इट एट बिगिनिंग और एंड? मतलब इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि हम ऐसे, मतलब 3 आवर्स का पेपर होता है, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम शुरू में ऐसे लिख लें या लास्ट में ऐसे लिख लें। तो दोस्तों देखो, ये 80 मार्क्स का सवाल है हमारा, तो 80 मार्क्स तो बहुत इम्पोर्टेंट बनते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर वो शुरू में ऐसे लिखना शुरू कर दे तो उनका बहुत सारा टाइम ऐसे में ही चला जाएगा। तो ऐसे में टाइम चला जाएगा उनको लगता है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपके पास अभी टाइम बहुत है, तो आप बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। तो 3 आवर में से आप 80 to 90, अराउंड 90 मिनट्स आप ऐसे को निकाल लीजिए, क्योंकि आपका ये 80 मार्क्स का सवाल है। तो बाकी बचे हुए 90 मिनट्स में से आप 120 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ग्रामर होता है तो वो उसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं जा सकता। तो मान लो इस 90 का हम डिवाइड कर सकते हैं 4 में, तो ऊपर के 10 मिनट्स स्किप कीजिए, तो अराउंड 80 मिनट्स हमें लिखने में मिल सकते हैं और 10 मिनट जो है रिव्यू हो या फिर कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग हो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, आपको बिगिनिंग में लिखना है तब भी आपको टाइम लिमिट या मतलब आपका स्पीड याद रखना है। उसके लिए आप अगर अभी से ही प्रैक्टिस शुरू करते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका ये टाइम फ्रेम में अच्छे से आपको हो सकता है। देखो, टाइम फ्रेम का हम बात कर रहे थे, तो ये बात आपके ऊपर डिपेंड है कि आप शुरू में लिखें या फिर एंड में लिखें, लेकिन आपको लिखना तो ज़रूरी है। आगे एक क्वेश्चन आता है कि शुड आई स्किप एनी टॉपिक, मीन्स ऐसे में का एनी टॉपिक। तो ऐसे में देखिए, हमें आउट ऑफ 6 4 ऐसे लिखने होते और हर एक को 20 मार्क्स होते, तो ईच एंड एवरी टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो आप स्किप का कोई सवाल ही नहीं बनता, या फिर ऐसी माइंड में आप चीज़ें मत ही लाया करो, क्योंकि देखो, अगर आप कोई ऐसे का एक टॉपिक स्किप करते तो आप मतलब 20 मार्क्स से पिछाड़ी पे हो, मतलब पीछे हो बाकी लोगों से। सो आपको 200 का पेपर आउट ऑफ अटेम्प्ट करना ही करना है। आपको अगर सिलेक्शन आपका होना है, आपको लगता है कि आप सिलेक्ट हो CAPF के कौन से भी पोस्ट पे, तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना ही करना है। तो मेरी ये राय मान लो एंड पूरा पेपर अटेम्प्ट करके हो। सो लास्टली हम आते हैं कि डूज एंड डोंट्स।
डूज एंड डोंट्स हमारे बहुत सारे इस क्वेश्चंस में तक कवर हुए हैं। फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ कि डूज एंड डोंट्स में देखिए कि वर्ड लिमिट आप एक्सीड मत कीजिए, ये आपको ध्यान में रखना है। डूज में से आप अच्छे से आपका डिज़ाइन बनाए, मतलब आप टॉपिक को ऐसे बॉक्स कीजिए, फिर इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट कीजिए एंड उसके बाद ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर कुछ होती है तो उसको सीधे से काट दीजिए। एंड डोंट्स के बारे में देखो कि कोई मतलब अच्छा वाला बड़ा वाला हो के आप इंग्लिश का कीवर्ड है और वो आपको लगता है कि अगर मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ उसमें और जो पेपर चेक करने वाला बंदा है तो उसके ऊपर इम्प्रेशन जमा लो, एंड उस वो करते समय अगर आप कोई गलती करते हो तो आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। सो डोंट डू दैट, ठीक है। एंड डूज एंड डोंट्स में आपको एक और बात बता देता हूँ कि आप टॉपिक कोई भी पढ़ते हो तो टॉपिक मतलब बिना समझे शुरू मत कीजिए लिखने को। जैसे टॉपिक इंडिया एंड चाइना का इकोनॉमिक बेस पे है, मतलब हमने जो ये दिखा, देखो हम टॉपिक लेके बात करते हैं, इंडिया वर्सेस चाइना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया। सो साउथ एशिया में इमर्जिंग इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से, इंडिया वर्सेस चाइना। सो हमारा टॉपिक का मेन थीम क्या है, इंडिया एंड चाइना तो है लेकिन इमर्जिंग इकोनॉमी कौन से रीजन में, साउथ एशिया। अगर हम यहाँ पे लिख ले कि इंडिया एंड चाइना की इकोनॉमी कुछ अमेरिका के रिलेटेड है एंड उसके बेस पे कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया चाइना के बाद, या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ के हिसाब में, तो एक कुछ अलग हो सकता है। मतलब हम टॉपिक जो है हमारा तो उससे हम डाइवर्ट हो रहे ऐसा लगता है, मतलब ऐसा एग्जामिनर को वो दिखेगा एंड आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें हमारा जो टॉपिक दिया है उस पर ही स्टिक रहना है, उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं, इन दो लाइन के बीच में ही लिखना है। सो ये हुए डूज एंड डोंट्स। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये मेरा पहला वीडियो था, हिंदी में मैंने पहली बार ऐसे वीडियो में बात की, तो मेरी हिंदी थोड़ी सी ऐसे अच्छी नहीं है तो समझ लेना थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, हमने ऐसे के टॉपिक पे अभी बात की, तो आगे के टॉपिक जो पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है वो है रिपोर्ट राइटिंग, आर्ग्यूमेंट्स, प्रीसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर। सो इन 5 टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और आगे के वीडियो में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये भी मुझे बता दीजिए। अगर कुछ खामियां रही हो मेरे से यहाँ तो आप उसे संभाल लेना थोड़ा सा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आगे वीडियो में।